नाज़रीन, इस वक्त देखा जाए तो जंग भी है और अमन भी है। ना ये जंग है ना ये अमन है, एक अजीब सी सिचुएशन है और शायद प्रेसिडेंट ट्रंप इसी को ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ऊँट किसी करवट बैठे, लेकिन वो अमन के लिए कुछ नहीं कर रहे। आज भी उन्होंने एक प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से एक नया प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर दिया है और मैं देख रही थी न्यूयॉर्क टाइम्स में एक तफसील से लिखा गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने के जो मंसूबे हैं वो कितने नाकाम हैं, उनकी अनपॉपुलैरिटी यानी कि गैर मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हो चुका है सिर्फ इस वजह से कि उनकी कोई स्ट्रैटेजी जो है वो इस वक्त समझ में नहीं आ रही है। इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है इसका उन्होंने ऐलान किया कि आबनाए हुर्मुज़ के अंदर से जितने भी जहाज़ गुजारे जाएंगे उनकी हिफाजत में गुजारे जाएंगे। आज सारा दिन आपने देखा कि जहाज़ वहाँ से गुजरे भी, हमले भी हुए, ईरान ने मिसाइल हमला करने का दावा भी किया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने या यूएस ने कहा है कि कोई ऐसा अटैक नहीं हुआ, लेकिन ये सूरत हाल इस वक्त सामने नज़र आ रही है कि एक नई जंग का आगाज़ हुआ चाहता है और मुख्तलिफ जो तबसरा निगार हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जंग सिमट नहीं रही बल्कि ये जंग फैल रही है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरह से ये फैल रही है और इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। दूसरी जानिब कोई 14 के करीब तजावीज़ पाकिस्तान के ज़रिए से ईरान ने अमेरिका को पेश कर दी हैं। उन तजावीज़ में ये सबसे पहली जो तजवीज़ है वो ये है कि जंग को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म किया जाए और उसके बाद आबनाए हुर्मुज़ समेत तमाम मामलात के ऊपर उन्होंने बात करने के लिए कहा है। ईरान जो है वो इस वक्त जवाब का भी जायज़ा ले रहा है और इसके साथ साथ जो उनके नुकात हैं उसके अंदर जौहरी मुज़ाकरात के ऊपर बातचीत नहीं है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो हैं वो बैकग्राउंड में रह के ईरान के साथ एक मुसव्वदे के ऊपर काम भी कर रहे हैं। उसका क्या नतीजा निकल सकता है? पहला, दूसरा और तीसरा मरहला ईरान ने जो है वो सजेस्ट किए। पहले मरहले में आबनाए हुर्मुज़ को यानी मुस्तकिल अमन के बाद बतदरीज खोलने और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करने की तजवीज़ जो है वो दी गई है। दूसरे मरहले में ईरान को जीरो स्टोरेज के तहत 3.6% तक यूरेनियम, याद रहे कि अमेरिका चाहता है कि 0% ये हो जाए, वो कहते हैं 3.6% तक हमें यूरेनियम की अफजूदगी चाहिए, वो मुकम्मल खात्मे के हक में नहीं है। इसके साथ साथ तीसरा मरहला जो है वो बहुत दिलचस्प है और उसमें पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम होने वाला है। वो ये है कि ईरान ने जो अरब ममालिक हैं उनके साथ जो मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के तौर पर उनको देखना शुरू किया है, उनके साथ मुकालमे के आगाज़ के हवाले से बात कर रहा है ईरान और साथ ही साथ पूरे मशरक़ वुस्ता पर जो मुश्तमिल एक मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम है उसकी भी तजवीज़ ईरान पेश कर रहा है। ये बहुत ही अहम बात है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो बंदरगाहें हैं वो आबाद हो चुकी हैं। जो यूएई की तरफ सारे ईरान के शिप्स थे, जहाज़ थे, उनकी अब आमदोरफ्त जो हमारी बंदरगाहें हैं, गवादर है, पोर्ट कासिम है, कराची है, उसके ऊपर उन्होंने शिफ्ट कर दिए, जिससे पाकिस्तान की बहुत अहमियत भी हो गई है और पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है आने वाले दिनों में वो मज़ीद बढ़ भी सकती है। इसके क्या इम्कानात है, इसके और इसका क्या फ़ायदा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब चीन ने भी कुछ धमकी लगाना शुरू की है अमेरिका को। चीन क्या वाज़े लफ्ज़ों में सामने अब खुल के अपनी जो पॉलिसी है उसके सामने आएगा, उसको लेके आएगा। इन सारे मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ आज बहुत ही मोतबर पैनल है। हमारे साथ मौजूद है जनाब कमर ज़मान कायरा साहब, सीनियर सियासतदान हैं और साबिक वफाकी वज़ीर हैं, गवर्नर कश्मीर बल्तिस्तान के रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ जनाब जनरल ज़ाहिद महमूद साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, स्ट्रेटजी के हवाले से ना सिर्फ पढ़ाते हैं बल्कि दुनिया भर में इनका नाम भी है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ जनाब सैयद मोहम्मद अली साहब हैं, दिफाई तज्जिया निगार, तबसरा निगार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत शुक्रिया आपका भी। और फैज़ रहमान साहब हमें वाशिंगटन से ज्वाइन कर रहे हैं, अगेन सीनियर सहाफ़ी हैं और गहरी निगाह रखते हैं इस वक्त वाशिंगटन के हर अमल के ऊपर भी और इसके अलावा इंटरनेशनल उमूर के ऊपर भी। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ साहब आपका भी। और मैं आपसे ही शुरू करना चाहती हूँ फैज़ रहमान साहब, आपको क्या लगता है ये प्रेसिडेंट ट्रंप के जो बदलते तेवर हैं ये अब किस तरफ जा रहे हैं? एक नए प्रोजेक्ट फ्रीडम का उन्होंने आगाज़ कर दिया है कि हम जहाज़ों को अपनी हिफाजत में अब लेके जाएंगे, जिसकी पहले ही अब लगता है आगाज़ के साथ ही पिसपाई शुरू हो गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अस्मा, गुड टू बी बैक ऑन योर शो। देखिए, इस वक्त 12 अप्रैल जब
बाकायदा ऐलान कर दिया गया था कि वाइस प्रेसिडेंट साहब वापस जा रहे हैं और फिर ब्लॉकेड शुरू हुआ, तो उस वक्त से ये बात वाज़ेह थी और मैं बिल्कुल कहता रहा हूँ कि मामलात एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं। और इसमें आपको ज़्यादातर अब ये नज़र आएगा कि ना सिर्फ ब्लस्टर बढ़ेगा यानी दोनों तरफ से, बल्कि आपको कुछ एक्शंस भी नज़र आएंगे ग्राउंड पर। और उसकी एक दलील ये थी कि ब्लॉकेड जो है वो एक इट्स एन एक्टिव एक्ट ऑफ वॉर कहा जाता है। अब जो सिलसिला है जो कल जो था यस्टरडे, उस पे जो उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया ट्रम्प साहब ने, तो बेसिकली उन्होंने ये कहा कि अब हम बाय फोर्स इसको खोलेंगे। और कल ही मैंने कुछ चैनल्स पे ये कहा, कुछ लोगों ने ये कहा कि शायद ब्लॉकेड हटा दिया गया है क्योंकि कुछ कंफ्यूजन थी उनके ट्वीट के हवाले से। लेकिन जाहिर है कि वो एक यकतरफा अमल है कि ईरान पर ब्लॉकेड रखते हुए उन्होंने अब दूसरे ममालिक के जो वहां से जहाज वहां फंसे हुए हैं उनको निकालने की वो कोशिश करेंगे। और आज जो कुछ खबरें ज़ाहिर खतरनाक हैं, बाकायदा इस वक्त जो लेटेस्ट ये है अबाउट आधे घंटे की, कि इन्होंने बाकायदा रूल्स ऑफ एंगेजमेंट वहाँ चेंज हुए हैं। यानी कि बाकायदा ये नहीं कि सिर्फ ऑब्जर्व किया जाएगा, वहाँ की प्रेजेंस होगी, मौजूदगी, बल्कि अब बाकायदा एक्टिव एक वॉर जोन बन गया है। वो अटैक्स करने के लिए अथोराइज कर दिया गया है यूएस नेवी को। अच्छा, अब देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान ने न सिर्फ न्यूक्लियर ऑप्शन, तो उसका यानी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में वो चाहते हैं कि बाद में बात करें, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त जो उनका असल न्यूक्लियर ऑप्शन है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और उसको वो अब अपनी शहरक समझते हैं। और जाहिर है कि शहरक वो किसी और के हवाले नहीं करना चाहते। दैट्स द बॉटम लाइन। और यही वजह है कि इतने बावजूद तमाम कोशिशों के वो इस बात पर आमादा नहीं हो रहे कि जो उनकी तरफ से जो रोका गया है इस स्ट्रेट को, वो थोड़ी भी जो है वो उसमें कुछ कमी या थोड़ी सी लचक दिखाएं। अब ये इसमें कोई शक नहीं है कि उनको कुछ नहीं करना। देखिए जोग्राफिया उनके साथ है। अमेरिका अपनी पूरी यूएस नेवी के साथ अपने कुछ अलाइज को भी साथ मिला ले, लेकिन ईरान को कुछ नहीं करना। सिर्फ वो ये अगर स्टेटमेंट दे दें कि हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि वहां से सेफ एंड सिक्योर जो हैं जहाज गुजर सकते हैं, उसका मतलब ये होगा कि वो जो तमाम आपके जो इंश्योरर्स हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंश्योरेंस देती हैं इन शिप्स को, वो पीछे हट गई, अभी भी हटी हुई हैं। और जब तक के एक प्रॉपर पीस एक पूरे ईरानियन कंसेंट के साथ वहां मौजूद नहीं होगा, इनका प्रोजेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैसल ये इसी के ऊपर इस पे मैं मजीद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जनरल साहब, आपने देखा होगा कि नई लाइन ड्रॉ की है ईरान ने आबनाए हुर्मुज की, और उसको फुजेरा से लेके और दूसरी तरफ आप बेहतर समझते हैं जो आइलैंड है उसके तक। तो अब आपको क्या लगता है कि ये इससे हटने वाला नहीं है ईरान, और वो फरवरी की पोजीशन पे भी नहीं जाएगा, तो यही अब जंग होगी सारी की सारी? थैंक यू वेरी मच अस्मा फॉर हैविंग मी। देखिए ये इस वक्त इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्रॉबिंग। दोनों प्रॉब कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ तक लिमिटेशंस जा सकती हैं, टेस्ट करते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं एक वॉर के बारे में, एस्केलेशन लैडर में। बट हुर्मुज हैज बिकम अ टिकिंग बॉम्ब जी। आई थिंक दिस इज़ अ सीरियस एस्केलेशन अभी जो हुई है, और रिपोर्ट्स है कि शायद कोई इंकर्जन्स पे इनटू हुर्मुज ईरान ने कुछ मिसाइल्स भी फायर किए हैं। गो के सेंटकॉम अभी तक उसको मान नहीं रही है, बट इन्होंने इंगेज किया। और इसका जो अभी एरिया ईरान ने दिया है, इसमें तो अभी फजेरा तक अगर आगे हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो यूएई कभी समझता था कि हम इसको बाईपास करेंगे, हुर्मुज को बाईपास करने का, उसको भी चैलेंज कर दिया गया। वन, दूसरा ओमान। देखिए दोनों नेबरिंग कंट्रीज हैं, एक ठीक है स्टेट ऑफ हुर्मुज। अभी अमेरिका ने भी किया ये था कि उन्होंने जो सेफ पैसेज की बात करते हैं, सेफ पैसेज का मतलब ये था कि वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि जो टेरिटोरियल बाउंड्री है वाटर की ओमान की, हम उसमें से सेफ पैसेज निकालेंगे। दो चीजें हैं, एक है गाइडेंस तो आपने डायरेक्शन देनी है, इधर आ जाए उधर चले। एक है एस्कॉट। एस्कॉट में अगर आपने एस्कॉट करना है तो उसके लिए फिर आपको अपने जो शिप्स है, ये वॉर शिप्स है या जो भी आपके कम्बैट बोट्स हैं, ये आपको वहां पे लेके जानी हो। जैसे आप वो एस्कॉर्ट करते हैं ना, कुछ गाड़ियों को सेफ्टी देते हैं, आगे भी एक गाड़ी होती है, पीछे भी सिक्योरिटी की गाड़ी है, बीच में आप उनके, तो इट इज लाइक दैट। और ये पुरानी इन्होंने नेव सेंट जो है, सेंटकॉम की जो नेवी है, वो आई एम श्योर कि उन्होंने कोई बुक्स निकाली होंगी इसको करने। इट इज चैलेंजिंग। ईरान कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा हुर्मुज के ऊपर, वो नहीं चाहेगा। अगर वो कहेंगे जी ठीक इस तरह की कोई चीज करनी भी है अगर, तो वो फिर ईरानियन शिप्स उसको, क्योंकि माइन किए उन्होंने ले, चाहे एक माइन हो चाहे हजारों माइन्स हो,
Iranians are the only one जिनको पता है कौन कौन सा और उन्होंने mind कहा है। भी है कि साहब हम ही करेंगे, किसी और उसके को अलावा करने कोई भी कर भी नहीं सकता जी, nobody knows। तो मेरा ख्याल में जिस तरह भी फैजल साहब भी कह रहे थे कि इंश्योरेंस कंपनीज के अलावा भी कोई कंपनी अपना शिप इतने माल के साथ वो कभी भी गुजारना नहीं पसंद करेगी, दे विल नॉट बी सिक्योर। तो दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। और मेरा ख्याल में हुर्मुज़ जो है कैसे उन्होंने अमेरिका ने कैसे सोच लिया कि हम एस्कॉर्ट कर सकते हैं या हिफाजत में अपने जहाज़ों को यहाँ से फ्रीडम दिलवा सकते हैं? जी हाँ, देखिए रात को जब ये ट्वीट आया है उनका, तो उस वक्त मैं भी एक चैनल पे हम लाइव जा रहे थे, तो मैं यही उनको कह रहा था कि इसका रिस्पांस हम तब एनालिसिस कर सकेंगे जब सुबह या कल ईरान अपना रिस्पांस देगा। तो ईरान का रिस्पांस सामने आ गया, तो दे आर नॉट टेकिंग दिस। तो आई थिंक कोई किसी फ्रेमवर्क में बातचीत तो जरूर हुई होगी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि अगर कोई थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप भी तो उसके मैकेनिज्म्स को डिस्कस नहीं किया जाता, ये ओपन छोड़ दिया जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि इस वक्त प्रॉब कर रहे हैं कि हम क्या क्या चीजें ग्रैब, तो मैक्सिमलिस्ट एक और पोजीशन ले ली है ईरान ने, विच इज चैलेंजिंग, इट इज नॉट इजी। ईरान उसको मेंटेन रखना, रीजन को बाईपास करके रीजन के ऊपर भी अभी आप कर रहे हैं। तो ये अभी ऑर्डर पे मेरे बात करनी है कायरा साहब आपसे, क्योंकि आप स्टूडेंट रहे हैं इसके, लेकिन मैं क्विकली ज़रा ये जो रीजन की बात की है सैयद मोहम्मद अली साहब, जनरल साहब ने, हमने देखा पिछले कुछ अरसे से ईरान मुसलसल जो मुख्तलिफ ममालिक थे मशरक़ वस्ता के, उनके साथ उनको इंगेज किए हुए हैं। उसमें तुर्की को भी उन्होंने उनसे भी बातचीत की, लेकिन जो अरब ममालिक थे, ख़ास करके ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है, उनके साथ वो मुस्तकिल राब्ते में है। तो क्या ये उनके साथ मिलके उसकी बात करें? क्योंकि जो तीसरा मरहला है वो सिक्योरिटी निज़ाम की तश्कील है, जो कि 100%, यानी इससे तो लगता यही है कि वो जो वर्ल्ड ऑर्डर है और यूनिपोलर वर्ल्ड अब जो कि डिसऑर्डर में बदल चुकी है, उसको वो हिट कर रहा है। देखिए, तीनों जो आपके पहलू हैं सवाल के बड़े अहम हैं। मैं आखिरी से पहले बात शुरू करता हूँ। देखिए, बुनियादी तौर पे अमेरिका की इंतजामिया की जो हिकमत अमली है, वो बुनियादी तौर पे जो एक यूनिपोलर मोमेंट है उसको एक्सटेंड करने और चाइना और रशिया के रिसर्जेंस को डिले या डिसरप्ट करने पर मबनी है। और ये मैं कोई मतलब एकेडमिक व्यू नहीं दे रहा, ये उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में लिखा हुआ और ये उनका हदफ है। तो चाहे वो वेनेजुएला की रिजीम चेंज हो या ईरान को सॉर्ट आउट करना हो, ये चाइना को दुनिया में एनर्जी सिक्योरिटी के एतबार से स्ट्रैंगुलेट करने की आलमी हिकमत अमली का एक हिस्सा है, एक अहम हिस्सा है। वेनेजुएला में वो उनको कामयाबी हुई, लेकिन ईरान के मामले में इनको कामयाबी नहीं हुई एंड दे आर स्टक। अच्छा, अब इसका क्विकली एक फौजी एतबार से इसका मैं एनालिसिस ये कर देता हूँ कि जनाब देखें, मैं चूंकि अमेरिका में रहा भी हूँ, अमेरिका में पढ़ाया भी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अमेरिका के जो फौजी क़यादत है वो बड़ी संजीदा और बाशऊर है, और उन्होंने डेफिनेटली सदर ट्रंप को ये समझाने की नाकाम कोशिश वो मुसलसल कर रहे हैं कि जो आपके अहदाफ हैं वो मिलिटरीली अचीवेबल नहीं हैं। देखिए, ये जिस तरह अभी जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जनाब आप ये मतलब एस्कॉर्ट करके शिप्स वहां पे वो अपने सारे एयरक्राफ्ट कैरियर भी ले आए, तो उनको पता ही नहीं है कि वो माइंस कहाँ पे हैं। वो दुनिया की कोई कंपनी वहां पे जाने के लिए तैयार नहीं होगी, चाहे पूरी अमेरिकी नेवी भी उनको एस्कॉर्ट करने के लिए आ जाए, वो प्रैक्टिकल ही नहीं है। बिजनेसमैन तो रिवर रिस्क को मिनिमाइज करता है, उसे अवॉइड करता है। तीसरी बात ये है कि मुझे यूं लगता है कि सदर ट्रंप का जो मिजाज है और जो उनकी हिकमत अमली है, उसमें वो मुसलसल ईरान को दबाव में रखना चाहते हैं। वो स्टिक की पॉलिसी अपना रहे हैं, कैरेट नहीं दे रहे हैं। ये एक अच्छा CBM है। मैंने खुद भी इसकी 2 हफ्ते पहले तजवीज दी थी कि अगर ईरान का जो जहाज इन्होंने पकड़ा है और उनके जो हमले के अफराद हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो सकता है। और पाकिस्तान के जरिए से उनकी वापसी पाकिस्तान के दोनों ममालिक के एतमाद और एहतराम का भी बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन दूसरी जानिब ये बात करना कि हम अपनी नेवी को अपनाए हरमज में भेजेंगे, ये मैं समझता हूँ एक रेड लाइन होगी। और देखिए, इसमें 2 बातें हैं। अगर वो माइंड एरिया में जाएंगे तो वो प्रैक्टिकली नहीं है, उनकी बहरिया खुद भी नहीं जाएगी। जी हाँ, ऐसा ही है। दूसरी बात ये है, चाहे सदर ट्रंप हुक्म भी दें, और अगर वो ईरान के टेरिटोरियल वाटर में जाते हैं तो वो फिर ईरान की को एक तरह से कोर्स करेंगे, उनको दबाव में डालने की कोशिश करेंगे
اور مجھے احتمال ہے کہ اس صورت میں کوئی بہت ہی کوئک اور میجر ایسکیلیشن ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کی جو کہ شکل اب میں ہو نظر بھی سکتی آ ہے. رہی ہے. بالکل قائد صاحب، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اب تو نظر تو آ رہا ہے کہ جنگ پھیلے گی اور پھیل رہی ہے. یہ کوئی اختتام نہیں ہے بلکہ یہ ابتدا ہو رہی ہے شاید ایک نئی جنگ کی. لیکن بینگ اے پولیٹیکل سائنٹسٹ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ورلڈ آرڈر ہے اب اس میں یہ ورلڈ ڈس آرڈر بن چکا ہے، تو اس کو مینج کرنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نیا بلاک جو کہ اب نظر آ رہا ہے، خاص کر کے ریجنل پاورز ایمرج ہو رہی ہیں، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ اصل میں کوئی خارجہ پالیسی کا ایکسپرٹ تو ہوں نہیں کہ زیادہ اس پہ کوئی رائے دے پاؤں، لیکن ایک طالب علم کے طور پہ سمجھ آتی ہے. دنیا میں جو دنیا کا نظام ہے نا، یہ پہلے صدیوں بعد تبدیل ہوا کرتا تھا. یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اور سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جو چیزیں تبدیل ہوئیں اور جس کا واضح اظہار سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہوا، وہ جو ورلڈ آرڈر بنا وہ کوئی 80 سال چلا، 75 سال چلا. اب جو دہائیوں کا عمل آ گیا ہے، آنے والے وقت میں یہ اور تیز ہوگا، اور تبدیلی جو ہے نئے ورلڈ آرڈر کی یہ کانسٹنٹلی اب چینج ہوتی رہنی ہے، اور یہ شاید 25-30 سال کا ٹائم ہوگا. اس کے لیے ابھی تک مجھے دنیا میں وہ جو تبدیلی کے شاخسانے ہوتے ہیں نا، وہ آسان نہیں ہوتا. ورلڈ آرڈر تبدیل ہونا آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے جتنا بڑا کیوس سیکنڈ ورلڈ وار یا فرسٹ ورلڈ وار تھی وہ بہت بڑا تھا. اب اکنامک وار کی صورتحال ہے، فزیکل وار اتنی نہیں ہے، تو اکنامک وار میں بھی وہ ٹرمائل نہیں ہے جس طرح اس وقت دنیا پوری میں ایک پورا اکانومی بیٹھ گئی، اور جس طرح انفلیشن ہوئی اور بہت برے حالات پیدا ہو گئے، اور دنیا بھر میں بھوک کا عالم تھا، بے روزگاریاں تھیں، بہت خوفناک صورتحال تھی. تو اس صورت میں دنیا کسی نئی تبدیلی کی طرف جاتی ہے. پہلے والا آرڈر اپنی عمر گزار چکا ہے، نئے آرڈر کے لیے کوششیں ہیں. اب وہ کیا رنگ لاتا ہے اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں. ابھی اس کا وقت تھوڑا ہے، اس پہ بات زیادہ نہیں ہو سکتی. میں صرف یہ سمجھتا ہوں آسما کہ اس جنگ کے اندر اس جنگ کا بہت بڑا حصہ لڑا جا چکا ہے. صحیح. جو فزیکل وارفیئر ہے وہ لڑا جا چکا ہے. اب اس میں کسی وقت خدا نخواستہ کسی فریق کی طرف سے کچھ چیز ہوئی تو دوبارہ فلیئر اپ ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ کسی فل سکیل وار کی طرف شاید آسانی سے نہ جائے. اچھا. آسانی سے. ہاں، انلیس کہ جی چائنا بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے، اس کا بھی رستہ چوک ہے، اور باقی ممالک بھی، تو پھر کوئی اور صورت ہے. لیکن ابھی نیئر فیوچر میں اس کے آثار نظر نہیں آتے. ہاں، ایک کھینچا تانی کا عمل ہے، اعصاب شکن عمل ہے. کیوں؟ ایک طرف دنیا کی سول سپر پاور ہے جو خود اس وقت گر رہی ہے، وہ کمزور ہو رہی ہے، وہ مر رہی ہے، اور اس کو اپنی اس سروائیول کے لیے، اپنی اکنامک سروائیول کے لیے، اپنی ملٹری مائٹ کو بحال رکھنے کے لیے، اپنے دنیا میں جو اس کے فٹ پرنٹس ہے، تگڑا ہے، وہ تاثر اپنا قائم رکھنے کے لیے اپنا زبردست زور ظاہر کرنا ہے جو ابھی تک نہیں ہوا، اور وہ ڈکلائن میں ہے، نقصان میں ہے. دوسری طرف ایران بھی ایک طاقت ہے. ایران اپنے طور پہ ایک مذہبی رہنمائی اور مذہبی انقلاب لایا ہے، اور وہ انقلاب ایکسپورٹ کرتا ہے. انقلاب کا کمال یہ ہوتا ہے کہ انقلاب کنٹین نہیں رہتا، وہ باؤنڈریز میں نہیں رہتا. وہ سوشلسٹ انقلاب ہو، وہ اسلامی انقلاب ہو، وہ یہودی انقلاب ہو، جو بھی انقلاب ہو، اس انقلاب نے ایکسپینڈ ہونا ہے. اور ایران نے اس جنگ کے اندر جو اتنی طویل عرصے سے لڑ رہا ہے، یہ کچھ چند دنوں کی جنگ نہیں ہے. ایران کے خلاف تو جنگ جب سے سینکشن لگی ہے 47 برس سے جنگ ہی ہے نا جی. تو سوال یہ ہے کہ ایران بھی اس پہ آسانی سے وہ ساری شرائط جن کے بارے میں ہمارا آپ کا گمان ہے، ایکسپرٹس کا گمان ہے کہ جلدی جلدی طے ہو جائے گا. نہ امریکہ اس پہ کوئی جلد ماننے کو تیار ہو سکتا ہے. اندر دونوں کے یہ ارج موجود ہے، حالات بتاتے ہیں کہ ہے، لیکن اس کو پین ڈاؤن کر کے کسی معاہدے کی صورت میں لے آئیں، یہ دونوں کی کانسٹیٹنسی ان کو الاؤ نہیں کرتی. سو میرے خیال میں آخری گزارش یہ ہے کہ اس کا شاید کچھ حصہ بہت ٹھہر کے ابھی کچھ 2-4 مہینے بعد کوئی ریٹن تحریریں جو ہیں وہ شاید سامنے آئیں، لیکن ان ریٹن بہت سارے کام وہ ہوں گے جو میڈیٹرز کے ذریعے اپنی کانسٹیٹنسی کے ساتھ انٹیکٹ رکھیے. آلریڈی چیلنج بھی کر چکے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال، یعنی ایک طرف تو یہ ہرمز کی، یہ میں آپ کا ٹائم اس لیے نہیں لے رہا کہ جنرل صاحب نے اور میرے دوستوں نے بڑا اچھا تجزیہ کر دیا، لیکن ایک ذرا اور بھی غور کیجیے. پاکستان نے ایران کے لیے 6 رستے کھول دیے جی، اور 3 بندرگاہیں بھی 3 بندرگاہیں بھی کھول دی ہیں. ایران کی بندرگاہیں امریکہ نے بند کر رکھی ہیں، اور پاکستان نے اپنی بندرگاہیں اور ٹریڈ روٹ کھول دیے ہیں اور ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے. اور سنا ہے کہ پاکستان کی کمرشل فلائٹ بھی وہاں جا کے لینڈ کی ہے. اب مجھے اس کا ایگزیکٹلی نہیں پتا، لیکن سنا ہے.
اگر یہ ہے اور یہ رستے کھلے ہیں تو کیا یہ ایران کی تو مرضی ہے، کیا یہ امریکہ کی مرضی کے بغیر کھلے ہوں گے؟ تو اب ان سے کسی طرح کی کانسنٹ کے بغیر کھلے ہوں گے؟ مجھے تو کم از کم نظر نہیں آتا. ہاں آف کورس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا ایک بالکل ڈیڈ لاک بھی نہیں ہوگا، یہ چیزیں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا انفولڈ ہوں گی، اس لیے کہ یہ بڑی ٹیڑھی لڑائی ہے. یہ دو افراد کی یا ہندوستان پاکستان کی لڑائی نہیں ہے، یہ سیاچن کی اور یہ ہمارے بارڈر کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ریجن کی پوری لڑائی ہے. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جن صاحب. میں چاہتی ہوں بریک سے پہلے ایک دفعہ آپ سے یہ پوچھ لوں، پھر فیض صاحب کے پاس میں جاتی ہوں. یہ جو قاہرہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ 6 رستے ہم نے، اور انہوں نے کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پوچھا انہوں نے کہ بھئی آپ نے کیا، انہوں نے کہا میرے اس سے علم میں ہے نا، ہی سیڈ کہ میرے علم میں ہے. علم میں ہے. پاکستان is a very good country. ایگزیکٹلی. تو یہ کیا یہ دیکھیں پاکستان اس دلچسپ وقت دلچسپ ہے جی. دیکھیں پاکستان اس وقت ایک انٹرکولیٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. وہ اس کی ڈیپینڈنسی اسی کے اوپر ہوتی ہے کہ نیوٹرل ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو اور سنسیئر ہو. تو جب آپ کو نیوٹرلٹی بھی چاہیے، ٹرانسپیرنسی بھی چاہیے اور سنسیئرٹی بھی چاہیے، تو آپ آف کورس دونوں پارٹنرز کو ایک مڈ کورس میں آپ کرتے ہیں اور ان کے کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. کیونکہ جتنے کرٹیکل سٹیج پہ ابھی ڈائیلاگ چلا گیا، دس پروسیس ہیز بین کریٹڈ بائی پاکستان along with the friends. اب پوری دنیا اس پروسیس کے ساتھ جڑی ہے. تو پاکستان would never like، اور یہ گلوبل کیٹاسٹرفی ہو جائے گی اگر پاکستان کا یہ رول ختم ہو جاتا ہے یا اس کو اس رول سے باہر کر دیا جاتا ہے. then we have a situation. تو آف کورس کانفیڈنس میں یہ سوچنے سے بھی بیونڈ ہے کہ پاکستان کوئی ایسی غلطی، پاکستان کی قیادت نے دوسری جانب چین بھی ہے، پاکستان نے چین کو بھی ناراض کیا. سویلین قیادت اور آرمی قیادت نے اور ہمارے فارن آفس نے اتنی مہارت اور اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے. یہ ان کی مرضی دونوں کے ایما کے بغیر اس طرح کا عمل کرنا جو امریکی سینکشنز کو بھی بائی پاس کرے، وائلیٹ کرے. اور میڈیٹر if I can add sir، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں قاہرہ صاحب. دیکھیں ایران کا اور ان کا مسٹرسٹ اتنا زیادہ ہے، کچھ میئرز تو ایسی کرنی پڑیں گی تاکہ تھوڑا سا وہ ٹرسٹ کی طرف بھی چیزیں بڑھنا شروع کر دیں. کہ وہ جو تھرڈ پارٹی کہہ رہی ہے کہ امریکہ کی گارنٹی کون دے. دیکھیں نا، ہم ایک ریئل ورلڈ میں رہ رہے ہیں. اب ٹرمپ جیسا بھی ہے، اب اس کی گارنٹی ہم میں سے کسی نے دینی ہے، ہم نے اسی کو انفولڈ کرنا ہے. اس کی جو بھی گیمبٹس ہیں جو بھی ہیں. چائنا کے جو انٹرونشن ہوگی نا وہ نیچرل ہے. اچھا چینیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے تاریخ میں کبھی باہر جا کے حملے نہیں کیے. اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ٹریڈ جو ہے یا ان کے ٹریڈ روٹس جو ہیں، ان کے انکمنگ جو را مٹیریل اور آؤٹ گوئنگ مارکیٹس جو ہیں، ان کی رسائیاں اگر بند ہوں گی اور ان کے تیل کی سپلائیاں بند ہوں گی تو پھر ان کو کچھ کرنا پڑے گا. اس کے لیے انہوں نے بلکہ اگنور کیا ہے جو چائنا کمپنیوں پہ پابندی لگائی. وہ چائنیز سمجھ نہیں آنے دیتے، وہ لمبے عرصے کے لیے کھیل رہے ہوتے ہیں. انہوں نے ملٹیپل آپشنز اپنے رکھے ہیں، لیکن اگر وہ اس میں ان کا سانس بند ہوا، وہ اس میں آئے تو پھر یہ جنگ کسی اور شکل میں بھی جا. بالکل. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی. بریک کے بعد فیض رحمان صاحب سے اور سید محمد علی صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ یہ جو نئی باؤنڈریز ری ڈرا ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نئے بلاکس بن رہے ہیں، ریجنل بلاکس بھی ہیں، انٹرنیشنل بھی ہیں، ان کا کیا مطلب ہے، اور پاکستان نے جو 6 رستے کھولے ہیں ان کی کیا افادیت ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے.